अस्सलाम वालेकुम गाइस। अल्लाह पाक आप सबको आसानियत फरमाए और आसानियत तकसीम करने वाला बनाए। आज के एपिसोड शुरू करने से पहले अगर कोई रूठा हुआ है तो इसे ज़रूर मना लीजिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि एपिसोड को सुनकर कहीं वो हीरो से मुतासर ना हो जाए। और अगर चाय आपने अभी तक नहीं बनाई तो जल्दी से बनाइए, क्योंकि बगैर चाय के उर्दू नावल सुनना ऐसा ही है जैसा बिरयानी बगैर बोटी के। तो गेट रेडी फॉर मोहब्बत, जज्बात, आंसू, दिल की धड़कनें तेज करने वाले लम्हात। आइए शुरू करते हैं आज के एपिसोड। हाँ, एपिसोड शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट कि अगर एपिसोड पसंद आए तो लाइक एंड शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। और अगर मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले जाइए, छोटा सा क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आइए शुरू करते हैं आज के एपिसोड। हीर, मेरी वॉच अंदर ही कहीं गिर गई है, मैं अभी आता हूँ, तुम बैठो आराम से, डरने की जरूरत नहीं, गार्ड्स यही हैं। हीर को गाड़ी के अंदर बैठाने के बाद वो अचानक ही बोलता अंदर की तरफ दौड़ा था। हीर ने तेज कदमों से चलते सरदार को हैरत से देखा था कि ब्राउन वॉच इनकी मजबूत कलाई पर बांधी नजर आ रही थी। फिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा भला? वो सर झटकती इसकी पुश्त को देखती रही। इसकी पुश्त नजरों से ओझल होने के बाद वो ठीक से बैठी थी। खादम और ड्राइवर आगे बैठे हुए थे, जबकि कुछ गार्ड्स इसके पीछे ही दौड़ रहे थे। वो इसे अकेला नहीं छोड़ते थे, इसके कहने पर भी नहीं। ये इनके सरदार की जिंदगी का सवाल था। वो जब वापस आया तो सारिया पुलिस वालों को गालियां दे रही थी, जबकि दिलनशीन बेगम हाथ पांव छुड़ाने की भरपूर कोशिश कर रही थी और साथ साथ उन्हें रिश्वत का लालच देने की भी कोशिश कर रही थी, जो कि बेकार कोशिश थी। चुप, एकदम चुप। गजान की सर्द आवाज इन दोनों की हरकत को यकदम ब्रेक लगा गई थी। वो दोनों साकत से इसे देखने लगी थी, जो दोबारा वहां आ चुका था और अब इन दोनों को लहू रंग होती नजरों से देख रहा था। उनकी खुशकिस्मती थी कि वो दो औरतें थी, वरना अब तक वो जमीन के अंदर होती। खैर, सजा तो उन्हें मिलनी थी। आखिर को उन्होंने सरदार गजान की इज्जत की तरफ ना सिर्फ देखा था बल्कि इसे परेशान भी किया था। वो फिर कैसे वहां से जा सकता था बिना उन्हें कोई सजा दिए? वो तेज कदमों से चलता इस आदमी की तरफ आया जिसने हीर पर हाथ डालना चाहा था और इसकी स्लीव्स फाड़ी थी। वो आदमी सरदार गजान की सर नजरों से पसीना पसीना हो चुका था। मुझे माफ कर दे सरदार, मुझे नहीं पता था कि वो आपके रिश्तेदार है। वो आदमी हाथ जोड़ता गिड़गिड़ाया था। सरदार गजान ने आंख से हातिम को कोई इशारा किया था तो हातिम सर हिलाता झट से इस आदमी का गिरबान झटकता हुआ इसकी गर्दन नीचे झुका गया था। दूसरा लम्हा सबके लिए हैरत से ज्यादा किसी शौक से कम नहीं था, क्योंकि सरदार गजान का पिस्टल इसका दिमाग उड़ा गया था। सरदार गजान ने हाथ तक नहीं लगाया था इस आदमी को। सारिया और दिल नशीन की चीखें सरदार गजान के भींचे हुए होठों में सरसी मुस्कुराहट ले आई थी। ये इसकी सजा थी और मेरी नज़र में मामूली, क्योंकि मेरी इज्जत की तरफ हाथ डालने की इसे गंदी नज़र से देखने वाले की तो जिस्म से रेशा रेशा अलग कर देना चाहिए था। खैर, तुम दोनों सोच लो कि तुम दोनों के साथ क्या होगा। इसके मुस्कुराते लहजे पर इन दोनों की रीढ़ की हड्डी में सनसनी सी दौड़ गई थी। हमें माफ़ कर दे सरदार। वो दोनों खौफ से इसके कदमों में गिरी थी, जबकि सब खामोशी से खड़े नजरें इन दोनों पर जमाए हुए थे, जो सिर्फ एक राना था जिसका मोबाइल ऑन था और होठों पर धीमी सी मुस्कान। तुम दोनों को हाथ लगाना तो मैं अपनी तौहीन समझता हूँ। इसने ऐसा कहते ही लेडी अफसर को आवाज़ लगाई थी। सारिया, मारिया, हाथ बांधिए, झट से आगे आई। जी सर, एहतराम से सर झुकाए वो पूछ रही थी। इन दोनों के साथ जो करना है तुम जानती हो, और हाँ, उन्हें देखने ज़रूर आऊँगा। और एक बात जो लाजमी इस लड़की को सज़ा मिलनी चाहिए वो ये है कि इस लड़की के जड़ से लेकर सारे बाल काट देना, और अगर ये काम आज के वक्त में ना हुआ तो याद रखना तुम भी। सर लहजे में कहता वो कोई नरम दिल सरदार गजान तो लग ही नहीं रहा था, ये इसका कोई रूप ही और था। जी सरदार, जैसे आपका हुक्म। वो मोतबाना अंदाज में बोलती पीछे हुई थी, जबकि नीचे गिरी सारिया का रंग इसकी बात सुनकर फक हुआ था। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता था। इसे तो अपने बाल बहुत पसंद थे, इन्हीं जुल्फों से तो वो बड़े बड़े जाहिदों को अपने आगे झुका देती थी। इसका हुस्न ही इसके बाल थे। वो कांप उठी थी। पहली बार इसकी आंखों से आंसू टपके थे। इन दो औरतों को कहर भरी नजरों से देखता वो वहां से पलटा था। इसे एक बहुत जरूरी मीटिंग में भी जाना था आज। पीछे इन दोनों के मिन्नते तरले जारी थे जो उसने सुनना गवारा नहीं किए थे। आंखों पर गॉगल्स लगाए हुए शान से चलता वहां से निकला था। पीछे पीछे गार्ड्स, पुलिस अफसर वगैरह भी थे। जब राना दाढ़ी खिंचाता कुछ सोचता हुआ आराम से चल रहा था।
पीछे इन दोनों की चीखें बखूबी सुनाई दे रही थी, जिससे इसके चेहरे के सामने सुकून साया था। गाड़ी में बैठे वो बाहर ही देख रही थी, फिर इसकी आंखों में चमक आई से सीढ़ियां उतरता देखकर। वो पीछे आते अफसर से कुछ कह रहा था, चाल में इसकी तेजी थी, वो रफ से हुलिये में भी शानदार ही लगता था। फिर अलविदाई कलाम कहता वो अपनी शानदार ब्लैक गाड़ी की जानिब बढ़ने लगा, जिसके अंदर बैठा वजूद उसकी राह तक रहा था। हीर एकदम सीधी हो बैठी थी, वो इसके साथ बैठते से संजीदगी से देखने लगा था। जिसके बाल चादर से बाहर झांक रहे थे तो वो सर झुका गई। गाड़ी स्टार्ट होती तेजी से वहां से बाहर निकली थी, तभी इसके फोन में रिंग हुई। रिलैक्स, अब वो मेरे साथ है और हम महल जा रहे हैं। आज से वो मेरे घर रहेगी, डोंट वरी यार, बाकी बातें कल, अभी मैं बहुत थक गया हूँ, आहिस्ता से कहता वो फ़ोन बंद कर चुका था। हीर को पता था वो किससे मुखातिब था। ख़याम की तकलीफ़ पर इसकी आंख से एक आंसू गिरा था। सरदार ने चौंक कर अपने हाथ की पुश देखी, जहाँ इसे नमी सी महसूस हुई थी। वहाँ एक छोटा सा पानी का कतरा था। सरदार गजान तैमूर ने होंठ भींचे थे, पता नहीं क्यों, लेकिन इसे हीर के आंसू अच्छे नहीं लगे थे। वो हीर को संजीदगी से देखने लगा था, जिसके सर से चादर थोड़ी सी खिसकी हुई थी। अगले ही पल हीर का वजूद दंग हुआ था, जब इसने इसके सर पर चादर अपनी उंगलियों से दुरुस्त करके इसकी छोटी छोटी लटें चादर के अंदर की थी। वो सीधा हो बैठा था और फोन पर आई जरूरी कॉल सुनने लगा था, जो कि बहुत जरूरी थी। और वो तो जैसे इसी पल में ही कहीं ठहर गई थी। सर पर अभी भी इसका लम्स महसूस हो रहा था। गाड़ी में फैली भीनी भीनी खुशबू हीर को बहुत अच्छी लगी। भरे भरे होंठ बड़े बरसों बाद हल्की सी मुस्कुराहट में ढले थे। वो जिंदगी में पहली बार दिल से मुस्कुराई थी, और किसी ने चूंक कर इसकी बला वजह मुस्कुराहट देखी थी। ख़याम महल के दरवाजे के बाहर इसे ख़याम नजर आया था। गाड़ी रुकी थी। सरदार के इशारे पर वो जुलूस से गाड़ी से निकलती भागकर इसके सीने से लगती बिलक उठी थी। इर्द गिर्द कैसे होश नहीं रहा था। इसके सीने में सर दिए वो हिचकियों से रो रहा था। इसका भाई इसके सामने था, इसका वाहिद रिश्ता। आप भी प्लीज़, मुझे तकलीफ़ होती है आपको इस तरह रोता देखकर। वो भराए हुए लहजे में इसका सर थपकने लगा था। सरदार गजान ने गिलासेस उतारकर संजीदगी से इन दोनों को देखा था। ख़याम इसकी संजीदा आवाज़ पर वो दोनों एक दूसरे से अलग हुए थे। हीर ने एक नज़र संजीदा चेहरे लिए सरदार को देखा, फिर बेसाख्ता अपने भाई का माथा चूम गई थी। ख़याम आंखों में नमी लिए मुस्कुराया था। बड़ी बहन जो ठीक सलामत थी, और ये एक वजूद की ही मरहून मिन्नत था। वो अल्लाह का जितना शुक्र अदा करता कम था। इसने इसकी बहन इसे लुटा दी थी। शुक्र के नवाफल पढ़ना तो अब इस पर वाजिब हो गया था, और फिर इस शख्स का जिसने इनकी ज़िंदगी में आकर इनकी तकलीफ़ें काफ़ी हद तक कम कर दी थी। ख़याम ने तशक्कर लिए आंखों से सरदार गजान को देखा था, जो गाड़ी से टेक लगाए उन्हें ही देख रहा था। वो बार बार वॉच भी देख रहा था, शायद इसे कहीं और भी जाना था। ख़याम घर जाओ, शाम होने वाली है, कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी, वो संजीदगी से कहता हुआ दोबारा गाड़ी के अंदर बैठा था। इसके लहजे में पता नहीं क्या था कि ख़याम बिना कुछ कहे सर हिलाता अपनी बाइक की तरफ बढ़ा था। ख़याम अपना ख्याल रखना। ख़याम की पुश देकर बेसाख्ता बोली थी। पलट कर सर हिलाता फिर से बाइक की तरफ बढ़ा। हीर वो मोबाइल में कुछ देखता इसे पुकार गया था, जो हनूस वही खड़ी थी। अल्लाह की पनाह में ख़याम। वो इसकी बाइक को देखती हुई बोली, जो नज़रों से ओझल होने का था, और अब सरदार की पुकार पर इसका वजूद फिर से मुंजमद होने लगा था। आखिर क्या था वो शख्स जिस पर सरदार ने आईब्रो चुकाकर इस कमज़ोर सी लड़की को देखा, जो कि हनूस वहीं खड़ी थी। हीर कमन, ख़याम चला गया है। इसकी तनबीह पर वो जल्दी से गाड़ी की तरफ बढ़ी थी। वो आध खुले दरवाजे से अंदर बैठी थी, बिना सरदार की जानब देखे, और गाड़ी खुले गेट से अंदर बड़े से पोर्च की तरफ दौड़ गई थी। इसमें 7-8 गाड़ियां पहले से खड़ी थी। गाड़ी के रुकते ही खादम ने भागकर सरदार की तरफ का दरवाज़ा खोला था। वो आगे बढ़ा था, ध्यान फ़ोन में था, लेकिन वो रुका था, अपने पीछे इसकी गैर मौजूदगी महसूस करके। हीर वो पलटा था और इसे पुकार भी गया था, जो गाड़ी के पास खड़ी उंगलियां मरोड़ रही थी। नजरें नीची थी तो निचला होंठ ऊपर वाले होंठ में दबाए वो सख्त परेशान थी। वो यहाँ नहीं आना चाहती थी। यहाँ के लोग जालिम थे, वो जानती थी। इसकी संजीदा सी पुकार पर वो एक नज़र सरदार गजान को देखकर फिर से नजरें झुका गई थी। अंदर आओ, वो वहीं खड़ा नरमी से बोला था। मुझे नहीं आना, आप प्लीज़ मुझे होटल छोड़ें, वो कुछ झिझक कर बोली थी। लहजे में खौफ और डर नुमाया था। इसके डरे सहमे लहजे पर वो होंठ भींच गया था। फिर इसकी तरफ तेजी से बढ़ा था, बिना इसे कुछ कहे। वो इसका हाथ थाम कर अंदर की तरफ बढ़ा था। कदमों की रफ्तार बहुत तेज थी। हीर इसके साथ खिंचती चली जा रही थी। सर से चादर उतर चुकी थी, छोटे लेर में कटे बाल दिखने लगे थे। खादम हाथ बांधे पीछे आहिस्ता से चल रहा था। नजरें झुकी हुई थी, लेकिन वो परेशान था कि हालात अब किस रुख करवट बदल लेंगे। ये सरदार गजान तो शायद हालात से अनजान था जो आने वाले थे, या फिर जानकर अनजान बना बैठा था।
बड़े से गोल हाल में सफेद सोफों पर बैठे वो साथ वाले गांव में होने वाले जलसे को लेकर बातें कर रहे थे जब सरदार पर सहीर खानम की अचानक ही नजर पड़ी थी। फिर हटने से इनकारी हुई थी कि इसके साथ इस लड़की को देखकर वो एकदम से अपनी जगह से खड़े हुए थे। इनकी देखा देखी सभी अपनी अपनी जगह से खड़े होते इनकी नजरों के ताकुब में देखने लगे थे और साकत रह गए थे। तैमूर खानम को 440 वॉट का झटका लगा था। उन्होंने आंखें मीची, फिर खोली, लेकिन वो हकीकत बना सामने था और वो दोनों हाथ पॉकेट्स में डाले इनसे कुछ फासले पर खड़ा इन तीनों को संजीदगी से देख रहा था। हीर सर पर चादर जमाती झट से इसकी पुश्त के पीछे हुई थी। वो बुरी तरह सहम चुकी थी इन सबको खुद को घूरता पाकर। क्या वो उसे मारेंगे या फिर इस घर से धक्के देकर निकाल देंगे? इसी खौफ से हीर का बीपी अप डाउन होने लगा था। इसे क्यों साथ ले आए हो गजान? घर है, होटल नहीं। शायद तुम भूल चुके हो ये बात। तैमूर साहब आगे बढ़ते हुए भींचे हुए लहजे में बेटे पर बरसे थे। वो भी चौबन आगे बढ़ा और एक बीवी अपने शौहर के घर में रहती है, ना कि होटल में। सो मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था। ठीक कह रहा हूँ ना डैड? वो कंधे झुकाते हुए लापरवाही से बोला। बीवी? बीवी? हीर को ऐसा लगा जैसे हर तरफ इस खूबसूरत लफ्ज़ की समात इसके इर्द गिर्द रक्स करने लगी हो। इसका नन्हा सा दिल सिर्फ इस लफ्ज़ पर ही धड़कने लगा था। चेहरा जर्द रंग से सुर्ख रंग में ढलकने लगा था। व्हाट रबिश! यार ये क्या तमाशा है? क्या सरदार हो तो कुछ भी करते फिरोगे? भूलो मत, तुम इस रियासत के सरदार हो और ये भिखारन इस लायक नहीं कि इसे इस सरदार महल में रखा जाए। बीवी तो दूर की बात है सरदार साहब, ये तो तुम्हारी मुलाजमा बनने का भी दर्जा नहीं रखती। सहीर खानम दुरुस्ती से इतना ऊंचा बोले थे कि घर के सारे अफराद भागकर लॉन्च में चले आए थे और अब ना समझी से इस लड़के और सरदार को देख रहे थे जिसकी आंखों में भिखारी लफ्ज के नाम पर तलखी सी छाई थी। इनकी ऊंची आवाज से सहमती वो सरदार गजान की शर्ट पुश से थाम गई थी। दिल सूखे पत्ते की तरह लरसने लगा था। कदम जिस्म का बोझ सहने से इनकारी थी, लेकिन वो खड़ी रही थी। इससे एक शख्स का सहारा हासिल था। वो इसकी शर्ट को थामे हुए थी, मजबूती सी कभी ना छोड़ने के लिए। चाचू, मैं बहुत बार आपका लिहाज कर चुका हूँ, लेकिन आप हैं कि बाज नहीं आते। मुझे इस हद तक मत लाएं कि मैं आपका और अपना रिश्ता भूल जाऊं। और एक बात और, मुलाजमा का दर्जा दिया भी नहीं है मैंने इसे, क्योंकि बीवी मुलाजमा नहीं होती। लेकिन आप लोग ये बात नहीं समझ सकते हैं। बाकी बातें मैं बाद में। नूरा, सर्द और स्पॉट लहजे में इनसे कहकर बाहर में घर की घराने मुलाजमा को बुलाने चला गया जो पीछे ही खड़ी थी। को पुकार गया था जो पीछे ही खड़ी थी। जी सरदार, हुक्म। मुलाजमा झट से आगे आई। जो कमरा साफ करवाया था, बीबी को इस कमरे में छोड़ाओ, रोबदार लहजे में कहता वो सबको हैरत में डाल गया था। घर की खवातीन की नजरें अब हीर पर थी जो काफी डरी हुई थी। हीर जाओ, इसे अपनी शर्ट बामुश्किल छुड़वाता हुआ वो बोला था तो हीर ने इल्तिजाई और भराई हुई नजरों से इसे देखा था। डोंट वरी हीर, मैं हूं ना यहाँ। इसकी आधे चादर में ढके सर पर हाथ रखी वो बहुत नरम लहजे में इससे मुखातब था। बाकी सब तो वर्ताए हैरत में थे। क्या है ये? कौन सा रूप था सरदार गजान का? हीर का हाथ थाम कर नूरा इसे जबरदस्ती अपने साथ ले गई थी, लेकिन वो मुड़ मुड़ कर सरदार को ही देख रही थी जैसे इसके चले जाने का डर हो। नौशीन और शर्मीन एक दूसरे को देखा, फिर अपने शोहरों को जो खुद गुस्से में थे लेकिन बेबस थे। मुझे अफसोस है तुम्हें सरदार की गद्दी पर बैठाने का। तैमूर खानम के गुस्सीले लहजे पर वो पहली दफ़ा इतने अरसे में मुस्कुराया था। इसकी तंजिया मुस्कान पर वो तीनों भाई जी जान से सुलगे थे। भतीजे, मैं भी देखता हूँ कि तुम इस कमतर लड़की को कितने दिन इस घर में रखोगे। तुम्हारी और हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती है वो लड़की, और हम इस लड़की को इस घर में ज़्यादा अरसा ठहरने नहीं देंगे, ये याद रखना तुम। सहीर खानम के लहजे में पता नहीं क्या था कि गजान ने होंठ भींजे, फिर इनके करीब आया। जब तक मैं हूँ हीर को आप तो क्या कोई भी इस घर से नहीं निकाल सकता, आप भी ये याद रखिएगा। स्पॉट लहजे में कहता वो वहाँ रुका नहीं, बाहर की तरफ बढ़ गया कि आज इसकी बहुत अहम मीटिंग थी जो इसे हर हाल में अटेंड करनी थी। चेंज वगैरह करके वो अपने ऑफिस में भी कर सकता था कि वहाँ भी विस्की सूट और बाकी चीज़ें हमेशा रहती थी। खादम भी सरदार के पीछे बढ़ गया था। तैमूर, देख रही हो अपने बेटे को? ये तुम्हारी ही दी हुई ढील का नतीजा है। कितनी दफ़ा कहा था वो अहल नहीं सरदार की पगड़ी का, लेकिन तुम समझते कब हो? सहीर खानम दुरुस्ती से कहते वहाँ रुके नहीं थे। हशाम भी सर झटकते सहीर खानम के पीछे चले गए। तैमूर साहब होंठ भेंजे गुस्से की इंतहा पर थे। इनका बस नहीं चल रहा था कि क्या कर दें वो इस बेटे का जिसने उन्हें सबके सामने शर्मिंदा करके रखा हुआ था। वो गुस्से से इसके पीछे ही लपके थे। लो भला कर लो बात भाभी, अब ये हमारे साथ रहेगी जिसकी हैसियत हमारे घर में काम करने वाली मुलाजमा से भी कम है।
نشین نے غصے سے شرمین سے کہا تھا۔ شرمین نے بھی سر ہلا دیا، انہیں بھی یہ لڑکی اپنے اس گھر میں نہیں بھائی تھی، لیکن کچھ کر بھی نہیں سکتی تھی۔ ہاں وہ یہ جانتی تھی کہ وہ لڑکی زیادہ عرصہ اس گھر میں نہیں رہ سکتی تھی۔ کمرے کے بیچوں بیچ کھڑی وہ تذبذب میں تھی۔ کمرہ اتنا کشادہ تھا کہ اس کمرے جتنے ان کے 2 کمرے تھے۔ چادر اب پوری سر سے اتر چکی تھی، وہ چاروں طرف گھوم گھوم کر دیکھ رہی تھی۔ نورا اسے چھوڑ کر جا چکی تھی، وہ دھیرے سے شیشے کی بڑی سی کھڑکی کی طرف بے ساختہ آئی تھی۔ کھڑکیاں اسے کتنی پسند تھی یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ کمرے کی چھوٹی سی کھڑکی جو گلی میں کھلتی تھی، وہ گھنٹوں اس کے آگے بیٹھی رہتی، لیکن یہاں تو پوری وال جتنی کھڑکی تھی۔ جو ڈر تھا، خوف تھا، وہ کھڑکی کو دیکھ کر کہیں پسے منظر چلا گیا تھا۔ کھڑکی پر نیلے کلر کے ریشمی پردے پڑے ہوئے تھے۔ کہیں یہ خواب تو نہیں؟ میں اس محل میں کیسے آ سکتی ہوں جس کی خوبصورتی کے بارے میں امی بتایا کرتی تھی؟ آج میں یہاں ہوں، کیا یہ سچ ہے؟ وہ ہوا سے اڑتے پردوں کو تھامتے ہوئے بڑبڑا رہی تھی۔ وہ اسی لہنگے چولی میں تھی، ہاں چادر تھی تو اس کا وجود کور تھا اس میں۔ کاش میں آپ کو بتا سکتی سردار کہ آپ کا میرے سر پر ہاتھ رکھ کر بولنا مجھے کس جہاں میں پہنچا دیتا ہے۔ دل کرتا ہے میں ساکت ہو جاؤں اور آپ کو دیکھتی رہوں اور آپ تعمر ایسے ہی میرے سامنے کھڑے بولتے رہیں۔ وہ حیرت سے پردے کو تھامے بڑبڑا رہی تھی جب ایک جھٹکے سے اس کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور وہ پلٹی تھی۔ کالی قمیص شلوار میں کوئی اور نہیں، شائنہ خانم کھڑی تھی۔ وہ جڑی ہوئی حالت لیے وہ شائنہ نہیں لگ رہی تھی جو وہ لگتی تھی۔ آنکھوں میں غیظ و غضب لیے وہ ہیر کی طرف آئی تھی۔ کون ہو تم؟ اس کے قریب آتی وہ انداز میں وحشت لیے ہوئے بولی۔ ہیر حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ قریب آتی وہ انداز میں وحشت لیے ہوئے بولی تھی۔ ہیر حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی، وہ نہیں جانتی تھی کہ شائنہ اس گھر سے کوئی تعلق ہوگا۔ جی، وہ پریشانی سے بولی۔ یہی جی جی کر کے تم نے میرے سردار کو مجھ سے چھینا ہے نا؟ شائنہ درشتگی سے اونچا بولی تھی اور ہیر حیرت و نسمجی سے اسے دیکھی گئی۔ تم جانتی ہو میرا اور سردار کا کیا رشتہ ہے؟ اس کے قریب آتی وہ اس بار سر لہجے میں اسے پوچھنے لگی تھی۔ ہیر نے الجھن لیے نظروں سے اسے دیکھا اور 2 قدم پیچھے کی طرف سر کی۔ مانگ ہو میں سردار غزان کی، اور کچھ ہی دن میں ہمارا نکاح ہونے والا تھا، لیکن تم پتہ نہیں کہاں سے بیچ میں آ گئی۔ ہیر ساکت وجود سے اس نقوش کو دیکھ رہی تھی جس میں اس کے لیے نفرت کے شعلے تھے جو اس کی طرف لپکتے سے جلا دینے کے بے درپے تھے۔ انہوں نے ترس کھا کر تمہیں سہارا کر دیا، تم تو جون کی طرح ان کی جان سے ہی چمٹ گئی ہو۔ شائنہ کا پھنکارتا لہجہ ہیر رضا کے پیروں سے زمین سرکا گیا تھا۔ وہ فاق ہوتے چہرے سے شائنہ کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے پردے کا کمزور سا سہارا لیا تھا جس پر شائنہ کے خوبصورت ہونٹوں پر مسکراہٹ چمکی تھی۔ تم جیسیوں کو تو ہم لوگ گھر پر ملازم نہ رکھیں، اور تم کہاں نیچ ذات کی لڑکی ہماری برابری میں آنے کی خواب دیکھ رہی ہو؟ میں تمہاری آنکھیں نہ نوچ لوں گی جن سے تم انہیں دیکھتی ہو۔ شائنہ کا خوبصورت چہرہ عجیب سے نقوش میں ڈھل چکا تھا۔ وہ اس وقت کہیں سے بھی خوبصورت نہیں لگی تھی ہیر کو۔ ہیر کا رنگ زرد پڑ چکا تھا۔ وہ اپنی اور اپنے بھائی کی زندگی پیاری ہے تو نکل جاؤ میرے سردار کی زندگی سے۔ وہ اس کا بازو درشتگی سے تھامتی وہ ضبط کی انتہا پر تھی۔ ہیر نے جھٹکے سے بازو چھڑایا تھا تو شائنی نے حیرت سے اس کا غصہ دیکھا۔ حکا ہاتھ میں رہنا سیکھو، اور جلد تمہیں سردار اور گھر سے چلتا نہ کیا تو شائنہ ریاض نام نہیں میرا۔ آخر کب تک تمہاری قسمت تمہارا ساتھ دے گی؟ وہ زرد چہرے سے اسے دیکھے گی، اور ہاں، میرے سردار سے دور رہنا، ورنہ تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ میں کیا کروں گی تمہارے ساتھ۔ شائنہ تمسخر سے اس کے پیلے پڑتے چہرے کو دیکھ کر کہتی ٹک ٹک کرتی وہاں سے جا چکی تھی۔ وہ خالی خالی نظروں سے ہاتھ کھلے دروازے کو دیکھنے لگی، چہرے سے پسینہ صاف کرتی وہ دھڑم سے بیڈ پر بیٹھی تھی۔ کیا میری زندگی میں ایسی ہی مشکلوں میں گری رہے گی؟ کیا میں کبھی سکون کا سانس نہیں لے پاؤں گی؟ کیوں ہر بار ہمارے ساتھ ہی ایسا ہوتا ہے؟ اور آخر کب ختم ہوں گی یہ پریشانیاں اور تکلیفیں؟ میں تھک چکی ہوں اب اور نہیں سہا جاتا۔ ہونٹوں پر ہاتھ رکھے وہ لرزتے لہجے میں اپنے رب سے مخاطب تھی۔ اور یہ سچ ہی ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو ہی آزماتا ہے۔ یہ تو وہی جانتا ہے کہ ابھی اور کتنی تکلیفیں اس لڑکی نے سہنی تھی، یا پھر اسے خوش نصیب بھی نصیب ہونے والی تھی، یا پھر ہونے بھی تھی یا نہیں۔ مہرینہ تم ہوش میں تو ہو؟ وہ اس کا بازو پکڑتا بھینچے ہوئے لہجے میں بولا۔ وہ کچھ لڑکوں سے لڑنے میں مصروف تھی تو مہرینہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ اچھا ہوا تم آ گئے، ان لڑکوں کو دیکھو، میں یہاں سے گزر رہی تھی تو گانا شروع کر دیا۔ کیا ان کے گھر میں ماں بہن نہیں؟ وہ ان دونوں لڑکوں کو گھورتی ہوئی غصے سے بولی تو وہ لڑکے حیران اور پریشان سے کھڑے تھے۔ خیام نے ان لڑکوں کو دیکھا جیسے وضاحت چاہ رہا ہو۔
खयाम भाई, हम तो इनके आने से पहले ही गाना गा रहे थे। वो लड़के मनमनाए थे। तुम दोनों जानते नहीं मुझे, सरदार गजान की बहन हूँ और इस होटल की मालकिन। यहाँ तुम दोनों रह रहे हो, एक चुटकी बजाने की देर है और तुम दोनों इस होटल से तो क्या इस सिटी से भी बाहर होगे, समझे? महरीना तेवरी चढ़ाई इन पर फिर से चढ़ दौड़ी थी। पता नहीं से किस बात का इतना गुस्सा था वो जो इन बेचारों पर निकाल रही थी। खयाम ने तासुब से महरीना को देखा, फिर इन लड़कों को जो हकीकतन परेशान हो चुके थे। मैम, क्या आप चुटकी बजाकर हमें आउट ऑफ कंट्री भिजवा सकती हैं? क्योंकि हमें वहां जाने की इजाजत नहीं है। पहली रो में खड़ा एक शरारती से लड़का जाने की बोला था तो महरीना को चढ़ गुस्सा गया। तो मैं तुम्हें अभी भेजती हूँ, ठहरो जरा। वो उनकी तरफ लपकी थी जब खयाम ने इसका बाजू थामा और इन तीनों को जाने का इशारा किया था। वो दोनों ही इसी उम्र के लड़के थे। इस होटल में उन्हें आए कुछ ही दिन हुए थे। खयाम से इनकी अच्छी सलाम दुआ थी। वो जानता था वो शरारती थे लेकिन नजरबाज नहीं। वो तीनों वहां से सरद से भाग गए थे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ पकड़ने की? वो मुझ पर गाना गा रहे थे और तुम इनकी साइड ले रहे थे। आफरीन है भाई तुम पर। वो बाजू छुड़ाती गुस्से से फुनकारी थी। बाय द वे, कौन सा गाना गुनगुना रहे थे वो दोनों? वो इसकी बात बीच में ही काटता हुआ नरम लहजे में बोला था। क्या था? हाँ, दिल मांगे मोर। पहले तो इसकी बात पर इसने तेवरी चढ़ाई थी लेकिन बाद में सीने पर हाथ बांधते वो तीखे लबो लहजे में बोली थी। हमने तासुब से सर दाएं बाएं हिलाया था कि इस लड़की का अल्लाह ही हाफिज था। तो इससे ये कहाँ साबित होता है कि वो आपको छेड़ रहे थे? वो पहली दफ़ा हल्की मुस्कान से बोला था। वो आज कुछ ज़्यादा ही रिलैक्स और ऊपर लगे ज़ख्म एकदम से मुंजमद हुए थे। इसकी बहन ठीक थी और सबसे बड़ी बात सरदार गजान की पनाह में थी। इससे बड़ी बात और भला क्या हो सकती है इसके लिए? मैं खूबसूरत हूँ, खूबसूरत लड़की पर लड़के लाइनें मारते हैं। वो पहले खामोश थे, मुझे देखकर गुनगुनाए थे। वो तो तुमने उन्हें भगा दिया। खैर, पकड़ तो मैं उन्हें लूंगी, मुझसे पंगा लिया है, इंजाम तो भगत ना होगा उन्हें। गुस्से से चबा चबा कर कहती वो होटल की तरफ अंदर बढ़ी थी। वो आईब्रोज काटा, पहले तो हैरान हुआ और फिर होले से हंस दिया। इतने दिन बाद वो हंसा था। बड़ी हुई शेव इसे इसकी उम्र से ज्यादा ही बता रही थी। वो रिलैक्स फील करता है। इसके पीछे पीछे आहिस्ता कदमों से बढ़ा था कि एक और फैसला इसे अभी सुनाना था। यकीनन वो हंगामा लाजमी करेगी, लेकिन अब और नहीं। वो सोचता हुआ लिफ्ट में इसके साथ ही एंटर हुआ था। वेल डन। वो पेपर साइन करता हुआ रिलैक्स अंदाज में चेयर से टेक लगा गया था। डीलर्स इस अलविदाई मुआवजा करते हुए वहां से निकल गए थे। बड़े से लंबे कमरे में वो अकेला रह गया था। आंखें मींजे वो खुद को रिलैक्स कर रहा था। थकन हद से ज्यादा थी और मुश्किलों अंबार थे जिनका कोई हल नजर नहीं आ रहा था। वो 3-4 दिन का थका हुआ था। नींद में चला जाता यूं बैठे ही बैठे, लेकिन जोरदार आवाज में खुलते दरवाजे ने इसकी नींद बंद से होती आंखें एकदम से खोल दी थी। सामने ही इसकी अजीज तरीन हस्ती खड़ी थी। तैमूर खानम को खौफनाक तासुरात लिए देखकर वो हल्का सा मुस्कुराया था। हाय डैड, गुड इवनिंग। तो आंखें मसलता हुआ नींद से बोझल आवाज में बोला था, तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुम इस लड़की को हमारे मुकाबला हो गजान। मेरी दी हुई ढील को तुमने कुछ ज्यादा ही सर पर सवार कर लिया है। आप देखो मैं क्या करता हूँ तुम्हारे साथ। वो इसके करीब आते हुए बुलंद आवाज में दाड़े थे तो वो संजीदा होता खड़ा हुआ था। डैड, जैसे आपको ठीक लगता है आप करें, जैसे मुझे ठीक लगे मैं करूँगा, दैट्स इट। वो ग्रे कोट के बटन बंद करता संजीदगी से बोला था। तैमूर साहब ने जब से मुठियाँ भेजी थी और अगर कोई और होता तो इस ज़मीन से उठ चुका होता। उन्हें अफसोस था कि उनका बेटा था लेकिन जैसा नहीं था। गजान, मुझे मजबूर मत करो कि मैं तुमसे अपने बेटे होने का हक छीन लूं। अपनी हद में रहो तो बेहतर होगा तुम्हारे लिए। सुबह इस लड़की को हमारे घर से चलता करो तो बेहतर होगा इस लड़की के लिए। तो संजीदगी से इसे वार्निंग देकर वहाँ रुके नहीं और इनके जाने के बाद इस राह को देखता रहा जहाँ से वो गए थे। दोनों हाथ पॉकेट्स में अड़से वो धीमे से कदमों से बाहर की तरफ बढ़ा था। चेहरे पर किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं थी। खादम जो दरवाजे के पास खड़ा था झट से अंदर आया। इसका लैपटॉप का बैग उठाकर इसके पीछे लपका। वो हकीकतन अपने सरदार के लिए परेशान हो चुका था कि आने वाला वक्त आसान नहीं था किसी के लिए भी। इसे महल में आए काफ़ी देर हो चुकी थी लेकिन शाइना के बाद इसके कमरे में कोई नहीं आया था। खाना भी जूं का तूं पड़ा था। तो सरदार गजान ने घर से निकलते वक्त नूरा को हिदायत दी थी इसे देने की। हल्की सी रोशनी थी जो खिड़की खुली होने की वजह से बाहर से नमूदार हो रही थी। क्या सरदार गजान मुझे शाइना जी के कहने पर छोड़ देंगे? लब काटती वो परेशान सी यही एक बात सोचे जा रही थी तभी बाहर बहुत सी गाड़ियां रुकने की आवाज़ आई थी। वो चूम कर बेसाहता उठी और खिड़की में आई जहाँ 4 गाड़ियां रुकी थी और 2 गार्ड से भाग कर दूसरी ब्लैक प्राडो का दरवाज़ा सरहद से खोला था। हीर का दिल रुककर धड़क उठा था। वो वाइट शर्ट की स्लीव्स को कोहनियों तक मोड़े कोट मुलाजिम को पकड़ाता पलटा था
खिड़की में खड़ी लड़की का पत्थर का मुजस्मा बन चुकी थी। वो था ही शानदार। फिर मुस्कुराता तो अगले बंदे पर क़यामत ढा देता था। वो भी कान में ब्लूटूथ लगाए किसी से बात करता खुलकर मुस्कुराया था। अंदर की तरफ बढ़ते इसकी अचानक ही अचड़ती सी निगाह खिड़की में खड़ी लड़की पर पड़ी थी। वो चूंका फिर बिना कोई तासुरात चेहरे पर लाए अंदर की तरफ बढ़ गया। हीर, मर जा कहीं जाकर, तुझे शर्म तो नहीं आई ना? सर पर हल्की सी चिप लगाते हुए तासुब से खुद से मुखातिब थी। सरदार क्या सोचेंगे मेरे बारे में कि ये लड़की इतनी रात में खिड़की में क्यों खड़ी थी? बुरा लगता है ना ऐसे? हाँ, वो खुद को समझा रही थी। इसे बेड पर बैठे 15 मिनट हुए थे जब दरवाज़ा हल्का सा नॉक हुआ था। वो चौंक कर दरवाजे को देखने लगी। कौन है? चादर सर पर जमाती वो धीमी आवाज़ में पूछ रही थी। बीबी, मैं नूरा हूँ। मुलाजमा की आवाज़ पर वो गहरा सांस भरकर रह गई और मुझे लगा वो होंगे। वो तहस्सुस से बुड़बुड़ाई थी। आ जाओ। इसकी धीमी आवाज़ पर मुलाजमा सर झुकाए अंदर आई। बीबी, आपको सरदार गजान बुला रहे हैं। मुलाजमा के कहने की देर थी कि ही रज़ा एकदम से बेड से खड़ी हुई। वो आंखें फाड़े मुलाजमा को देखने लगी। क्यों? वो घबराई हुई थी। शायद उसे खिड़की में खड़ा होने पर डांटे। वो थूक निकलती हुई हल्का सा मनमनाई थी। जी पता नहीं, आप आए मेरे साथ। सरदार जी को ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाया जा सकता। मुलाजमा ने इसे अपनी जाह पर जमे देकर बेतासुर लहजे में कहा था। सर हिलाती, कांपते हाथों से पोनी से निकलती लिटों को जल्दी से कानों के पीछे किया, चादर को ठीक से सर पर जमाया, सूखे होंठ तर किए और मुलाजमा के पीछे चलने लगी। ऊंची ऊंची खूबसूरत नक्शो निगार से सजी दीवारों को कॉरिडोर में बहुत सी फैंसी लाइट्स चल रही थी जिनसे रात का पता ही नहीं चल रहा था। कीमती सामान, कीमती पेंटिंग वो हैरत से देखती हुई चल रही थी। जाएं। मुलाजमा सरदार के दरवाजे के सामने आते हीर से बोली थी। इसने सफ़ेद दरवाजे को धक धक करते दिल से देखा। बारीक नक्शो निगार से सजा भारी दरवाज़ा अपनी मिसाल आप था। वो मुलाजमा को देखती धक धक दिल से परेशान होती हल्की नोक से दरवाज़ा नॉक करने लगी। यस कम इन। अंदर से आती गंभीर आवाज़ जैसे हीर के जिस्म का सारा खून चेहरे पर ले आई थी। चेहरा इंतहा से ज़्यादा सुर्ख पड़ चुका था। उफ, ये क्या हो गया है? मुझ में इनके सामने ऐसे क्यों हो जाती हूँ मैं? हीर, तुम अपनी हरकतें देखो ज़रा, डूब मरो कहीं जाकर। वो क्या सोचेंगे अब मेरे बारे में? वो अपनी गैर होती हालत पर जैसे खूब बरसी थी और दिल ही दिल में खुद को सरनश भी कर रही थी। मुलाजमा कब की जा चुकी थी। हीर, कम ऑन। अंदर से फिर से आवाज़ आई, लेकिन इस पर आवाज़ हल्की सी तनबीह लिए हुए थी। हड़बड़ाकर कांपते हाथों से दरवाजे के हैंडल पर दबाव डालकर वो अंदर आई थी। वो सामने वाले सोफे पर बैठा था। ब्लैक बटन वाली स्किन शर्ट, ऊपर वाले 2 बटन खुले हुए थे, स्लीव्स कोनियों तक मोड़े। वो अपना मखसूस काफ़ी का मग पकड़े सामने लैपटॉप की तरफ मुतवज्जो था। अस्सलाम वालेकुम। चादर को पेशानी तक खींचती वो लरजती आवाज़ में बोली थी। वालेकुम सलाम, बैठो। वो बिना इसे देखे सामने वाले सोफे की जानब इशारा कर रहा था। हीर सर झुकाए इसके सामने पड़े सोफे पर थोड़ा सा टिकी थी, जैसे हुक्म मिलते ही भाग जाना चाहती हो। कैसी हो अब? वो काफ़ी का सिप लेता इस बार हीर के चेहरे को गौर से देख रहा था। जी ठीक हूँ। बस इतना ही बोल पाई थी। नजरें अब गजान तैमूर के पैरों पर थी। सफ़ेद खूबसूरत पाँव इस वक्त ब्राउन ईजी चप्पल में मुक़य्यद थे। वो शख्स इंतहा से ज़्यादा खूबसूरत था। ये हीर को अभी अभी ख्याल आया था। वो खंगार भरता हीर को गौर से देख रहा था, जिस पर इसकी दिल की धड़कनें मुंतशिर होती एक अलग ही सांस छेड़े जा रही थी। खाना खाया? आपके वो मग रखता मोबाइल पर आया मैसेज पढ़ता हुआ बोला था। नहीं, वो जल्दी से बोली थी। क्यों? वो इसके जवाब पर सरनिश करती नज़रों से इसे देखता स्पॉट लहजे में बोला था। भूख नहीं थी। हीर ने सर जैसे ना उठाने की कसम खाई हुई थी और अब भारी आवाज़ में बोला, अब भूख है? वो मनमनाई थी जैसे। दुपट्टा सर से सिरका था और सरदार की नजरें इसके शार्ट कटे बालों पर पड़ी थी। उसके कंधों तक आते बालों को देखकर होंठ भींच गया था। इसकी नज़रों में अचानक ही नागवारी छा गई थी। जब सारिया ने तुम्हारे बाल कटवाए थे तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? वो बेहद सर लहजे में इससे मुखातब था कि हीर की हथेलियाँ पसीने छोड़ने लगी थी। वजूद लरजने लगा था। हीर, मैं कुछ पूछ रहा हूँ, मुझे जवाब चाहिए। वो इस पर थोड़ा ऊंचा बोला था कि वो बेसाख्ता सोफे से खड़ी हुई थी। वजूद सूहे पत्ते की तरह लरजने लगा था। खल्क अलग खुश्क हो गया था। बैठ कर जवाब दो मुझे, वो दुरुस्तगी से बोला। वो फिर बेसाख्ता बैठी थी। हाथों की उंगलियां मरोड़ती वो आंसू बाहर आने से रोकने की तगोदो में थी। हीर, क्या मैंने तुम्हें वॉर नहीं किया था कि यूनी में दोस्त बनाना, लेकिन इन पर भरोसा मत करना। हम हर किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। और क्या मैंने नहीं कहा था कि छोटी से छोटी हर गैर मामूली बात तुमने मुझे या खातुम को बतानी है? फिर भी तुमने मुझे अनजान रखा।
تم سوچ سکتی ہو کہ آج اگر میں وہاں ٹائم پر نہ پہنچتا تو تمہارے ساتھ، آخر تم کب بڑی ہوگی؟ اگر تم کچھ سمجھدار ہوتی تو مجھے اتنی ٹینشن ہی نہ ہوتی۔ اب کہ وہ اسپاٹ لہجے میں لرزتے وجود سے مخاطب تھا، لیکن وہ چپ رہی۔ لیکن اب یہ ہوا کہ وہ رونے لگی۔ چادر پھر سے سلکی بالوں سے سرک گئی تھی، ہاتھ کی مٹھی بنائے سختی سے ہونٹوں پر جمائے وہ سنجیدگی سے اس ہلتے وجود کو دیکھ رہا تھا۔ ہیر، اس کی بھاری آواز پر لرزتا وجود پھر ساکت ہوا تھا۔ مجھے لگا اس سے غلطی ہوئی ہے، میرے بال وہ جان بوجھ کر کیوں کٹوائے گی؟ وہ تو میری دوست تھی نا، پھر میں اس پر کیسے شک کرتی؟ اور میں شوق میں تھی لیکن آپ کو نہیں بتا پائی۔ آپ کو کتنا پریشان کرتی اپنی وجہ سے۔ اور پھر ساریہ نے معافی مانگی تھی، اس نے جان بوجھ کر نہیں کٹوائے تھے، تو میں یہ سب مان گئی۔ لیکن اس دن وہ زبردستی مجھے گھالا کے گھر کا کہہ کر یونی سے لے گئی۔ پتہ نہیں میں کیوں چلی گئی، شاید میں اس پر بہت بھروسہ کرنے لگی تھی، یا پھر وہ تکلیفیں جو میں نے وہاں سہی وہ میرے نصیب میں تھی۔ آنسو لیے دھیمے لہجے میں وہ بولتی جا رہی تھی اور اب وہ سامنے دیکھ رہا تھا۔ مجھے معاف کر دیں، آئندہ میں کچھ بھی آپ کو بتائے بغیر نہیں کروں گی۔ وہ بھونچا کر رہ گیا تھا کہ صوفے سے اٹھ کر اچانک اس کے قدموں میں بیٹھ گئی تھی۔ وہ اس کی خاموشی کو اس کی ناراضگی قرار دے رہی تھی۔ ہیر اٹھو نیچے سے، وہ ایک دم اونچے لہجے میں بولا تھا۔ اٹھے نہیں لیکن پریشان بہت ہوئی تھی اس کے سخت لہجے پر۔ ہیر کا ہاتھ اس کے پاؤں پر تھا، وہ گہری سانس لے کر ہی جھکا تھا۔ اسی پل ہیر نے بھی نظریں اٹھائی تھی۔ نظروں کا تصادم بڑا شدید تھا، بھوری روئی روئی کالی آنکھیں دونوں جیسے خود میں بندھنے لگی تھی۔ ہیر سرحد سے سر جھکا گئی تھی، وہ اسی لہنگا چولی میں تھی جو اسے کندھوں سے تھام کر اسے کھڑا کر چکا تھا اور اپنے پورے قد سے کھڑا جھکے سر والی لڑکی کو بغور دیکھ رہا تھا۔ ہیر، بہادر بنو، دوسروں کو منہ توڑ جواب دینا سیکھو، مضبوط بنو۔ میں کب تک تمہیں بچاتا پھروں گا؟ اگر کل کو میں نہ ہوا تو؟ اب تھوڑا پیچھے ہوتا اسے سمجھا رہا تھا۔ اس کا دل فریب گمبھیر لہجہ ہیر کے کانوں میں رس کھولنے لگا تھا، کندھوں پر اس کا محسوس ہوتا لمس ارد گرد پھول سا کھلانے لگا تھا۔ لیکن اس کے آخری الفاظ پر وہ چون کر اسے دیکھنے لگی۔ اس لڑکی کو سمجھانا مشکل تھا تو پھر طے تھا، ہیر نے ڈرنا بھی تھا اور بے وقوفی بھی نہیں چھوڑنی تھی۔ کپڑے کیوں نہیں چینج کیے؟ وہ اس بات بہت نرم لہجے میں ڈری سہمی لڑکی سے مخاطب تھا۔ وہ میرے پاس کوئی دوسرا چوڑا نہیں تھا، وہ ٹک ٹک کر بولی تھی۔ سر جھکائے ہی رکھنا تھا اس نے شاید۔ چلو چلو میرے ساتھ۔ وہ کچھ سوچتا ہوا آگے چلا۔ وہ اس بہار کے موسم جیسے شخص کے پیچھے بے ساختگی سے بڑھی تھی۔ محل میں گہری خاموشی تھی۔ وہ ناک کی سیدھ میں ایک ہاتھ پاکٹ میں گھسائے بے فکری سے چل رہا تھا۔ وہ اس کی پشت کو دیکھتی ہوئی چل رہی تھی۔ وہ دائیں سائڈ بنے کوریڈور کی طرف مڑا۔ وہ پہلی روم میں بنے کمرے کے ہینڈل پر دباؤ ڈال کر کھولتا اندر چلا آیا۔ ہیر بنا سمجھی سے کمرے کو دیکھتی اب انہیں دیکھ رہی تھی جو دیوار میں بنے کبٹ کو کھولے تیرانہ نظر دوڑا رہے تھے۔ اوف، سردار کو اس لڑکی کے لیے کیا کیا کرنا پڑے گا، یہ تو وقت نہیں بتانا تھا شاید۔ وہ ایک ہینگر باہر نکال لایا تھا، گلابی رنگ کا سادہ سوٹ اس پر لٹک رہا تھا جو وہ ہیر کی طرف بڑھا رہا تھا۔ مہرینہ کا ہے، اس نے بھی پہنا نہیں، تم اسے پہن سکتی ہو اور جب بھی دل کرے یہاں سے لے سکتی ہو جب تک تمہاری شاپنگ نہیں ہو جاتی۔ کل یا پرسوں تم مہرینہ کے ساتھ جا کر اپنی شاپنگ کر لینا، ٹھیک ہے؟ اسے سوٹ تھمانے کے بعد باہر کی سمت بڑا تھا، وہ بھی سوٹ تھامے اس کے پیچھے پیچھے تھی۔ وہ اچانک رکا تھا اور اس کے تعاقب میں آتے لڑکی بھی رکی تھی۔ ہیر، میں باہر جا رہا ہوں، تم اپنے روم میں جاؤ اور کھانا بھجواتا ہوں، وہ کھا کر سو جانا۔ وہ کہتے ہی لوہے کا بنا دروازہ کھلتا کب میں بنے لان کی طرف جانے لگا تھا، لیکن ہیر کا وجود وہیں رکا ہوا تھا۔ ہیر، کچھ کہنا ہے؟ وہ وہیں کھڑا پوچھ رہا تھا۔ یقیناً وہ اس کا وہیں رکا ہوا محسوس کر گیا تھا۔ کمرہ بھول گیا ہے مجھے اپنا۔ سنجیدگی شرمندگی سے چور لہجہ تھا ہیر کا۔ وہ بجائے ناراض ہونے کے سر ہلاتا پھر سے اندر آیا، اس کے لیے آگے بڑھا تھا۔ اگر ہیر اس کی دیوانی تھی تو اس کا کوئی قصور نہیں تھا۔ وہ شخص چاہنے کے ہی قابل تھا یا پھر عشق کرنے کے قابل تھا کہ وہ سراپا رہنما تھا ہیر رضا کے لیے، یا پھر سردار غزان تیمور نے اس لڑکی کی ذمہ داری جیسے خود پر فرض کر لی تھی۔ کیا ہے؟ وہ چیخی تو پڑی تھی۔ گھر؟ بیگ اندر لاتا بڑے آرام سے بولا تھا وہ۔ واٹ، یہ گھر ہے یا مرغی کا ڈرپا؟ میں اتنی تنگ جگہ پر ہرگز نہیں رہوں گی، مجھے واپس ہوٹل چھوڑ دو تو بہتر ہوگا تمہارے لیے اور میرے لیے بھی۔ اس کے نہت بھرے لہجے پر وہ سنجیدگی سے اسے دیکھنے لگے تھا۔ مہرینہ، آپ کو ایڈجسٹ یہیں کرنا ہوگا، آپ جانتی ہیں میں بڑا گھر افورڈ نہیں کر سکتا، دوسرا ہوٹل میں زیادہ عرصہ رک نہیں سکتا تھا، جو رہ لیا وہ بھی بہت تھا۔ وہ واپس اس تک آتا سنجیدگی سے بول رہا تھا، انداز اسے سمجھانے والا تھا۔
لیکن وہ تو چھوٹے اور تنگ سے گھر کو دیکھ کر پریشان ہو اٹھی تھی۔ اگر سردار کی سختی لیے ہدایت نہ ہوتی تو ایک منٹ بھی خیام کے ساتھ نہ رہتی، لیکن مجبوری تھی۔ لیکن یہ تنگ حبس زدہ خانہ جسے وہ گھر کہہ رہا تھا، وہ یہاں کیسے رہ سکتی تھی؟ وہ تو محل میں بڑی بڑی تھی، پھر اتنا بڑا سمجھوتا وہ کیسے کر لیتی آخر؟ 2 کمرے تھے درمیانے درجے کے، چھوٹا سا لان، چھوپن کچن، بس یہ تھا مہرینہ کا گھر۔ وہ محلوں میں رہنے والی اس چھوٹے سے مکان کو دیکھ کر حقیقتاً پریشان ہو اٹھی تھی۔ مجھے واپس جانا ہے ہوٹل، سینے پر بازو باندھتی وہ ضد بھرے لہجے میں بولی تھی تو خیام نے سنجیدہ نظروں سے اسے دیکھا۔ میں سردار غزان کو فون کرتا ہوں، آپ ان سے اجازت لے لیں، اگر وہ اجازت دیں تو آپ شوق سے ہوٹل میں رہ سکتی ہیں۔ وہ سامان دوبارہ اٹھاتا ہوا کندھا اچکا کر بے فکری سے بولا تھا تو مہرینہ نے دانت پیسے کرسی کو غصے سے ٹھوکر مارتی وہ لانچ میں ہی بیٹھ گئی تھی کہ آخر کر سردار کی دھمکی کارآمد ثابت ہوئی تھی۔ وہ سامان بیڈ پر رکھتا بے ساختہ مسکرایا تھا جبکہ وہ ناک منہ چڑھائے کچن میں بڑی سی ونڈو کو دیکھ رہی تھی جہاں سے چھوٹا سا ویران میدان نظر آ رہا تھا۔ اونچے اونچے درخت، گھنی جھاڑیاں، خوفناک سا ماحول تھا اس ویران میدان کا۔ میں زیادہ عرصہ یہاں نہیں رہوں گی، خیام کے بچے، دیکھ لینا تم۔ صبح کی پیلی روشنی پردوں سے جھانک کر اندر آتی اس کے چہرے سے ہلکی ہلکی مس ہونے لگی۔ اس کی گہری نیند میں سوئی آنکھیں ایک دم سے کھلی تھی۔ اف، میں اتنا زیادہ سوئی ہوں۔ 7:20 ہو چکی تھی، صبح کی نماز بھی نکل چکی تھی جس کا یہ رضا کو بہت افسوس ہوا تھا۔ کمرے کو اجنبی نظروں سے دیکھتی وہ ملائم گزدار بیڈ سے آہستہ سے اٹھی تھی۔ گلاب شارٹ قمیض، اسکن ٹراؤزر، گلابی دوپٹہ اس کی جسامت پر خوب جچ رہا تھا۔ بالوں کو چھوٹے سے کیچر میں قید کیے وہ واش روم کی طرف بڑھی تھی۔ وہ واش روم کو دیکھ کر ہی مہوت رہ گئی تھی۔ سفید اور نیلا ماربل، جدید ٹیپ واٹرز، بڑا سا نیلا ٹب، وہ یہ سب دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ بولا بہن جی آپ ٹیپ کھولنے کی کوشش میں تھی جو کہ کھل ہی نہیں رہی تھی۔ وہ جھنجھلائی ہوئی باہر آ چکی تھی، دبا دبا غصہ بھی تھا چہرے سے۔ مجھے تو کچھ نہیں آتا، کتنا برا لگے گا جب کسی کو پتا چلے گا کہ ہیر کو پانی والی ٹوٹی کھولنی نہیں آتی۔ بیڈ پر بیٹھی وہ پریشان تھی جب دروازہ ہلکا سا ناک ہوا اور ساتھ ہی کھل بھی چکا تھا۔ وہ حیران پریشان سی سامنے کھڑے دلکش شخص کو دیکھ رہی تھی۔ وہ رب سے بلیک ٹراؤزر شرٹ میں تھا، چہرے پر پسینے کے ننے ننے قطرے تھے جو سفید رنگت پر خوب چمک رہے تھے۔ گڈ مارننگ، وہ بھاری آواز سے ساکت وجود سے مخاطب تھا۔ وہ آہستہ سے جواب دے سکی اس کی وش کا۔ ہیر، نیند ٹھیک سے آئی؟ اور ہاں، اگر کچھ چاہیے روزمرہ سے چیزیں تو مجھے بتا دینا، اگر مجھے نہیں بتا سکتی تو نورا کو بتا دینا، ٹھیک ہے؟ وہ بہت نرمی سے مخاطب تھا۔ سردار غزان صرف 2 کمروں میں آج تک گیا تھا، ایک اپنے کمرے میں اور آج ایک ہیر رضا کے کمرے میں۔ قسمت کے کھیل بھی عجیب ہوتے ہیں، محلوں میں رہنے والوں کو جھونپڑی میں لے آتی ہے اور جھونپڑی میں رہنے والوں کو محل میں لے آتی ہے۔ اس میں کسی انسان کا کوئی دخل نہیں ہوتا، یہ سب تو قسمت کے وار ہوتے ہیں۔ فریش ہو لو اور ناشتہ کر لو، باہر لان میں آ جانا، یعنی میں تمہیں خود چھوڑنے جاؤں گا۔ سنیں، وہ اسے کہتا پلٹا تھا جب وہ پریشان سی ہوتی سے پکار گئی تھی۔ کچھ کہنا ہے؟ وہ بے انتہا نرمی سے پوچھ رہا تھا۔ وہ ٹیپ واٹر شاید خراب ہے، کھلنی نہیں مجھ سے۔ شرمندگی سے چور لہجہ تھا اس کا۔ بغور اس کا چہرہ دیکھتا وہ اسے اپنے ساتھ آنے کا کہتا واش روم کی طرف بڑھا تھا۔ دیکھو، اسے ایسے کھولنا ہے اور اسے ایسے۔ وہ باتھ شاور اور ٹیپ واٹر اسے کھول کر بتا رہا تھا۔ اور ہاں، اس میں شرمندہ ہونے والی کوئی بات نہیں ہے، ہر چیز میں شرمندہ ہونا چھوڑ دو۔ آدھے گھنٹے میں باہر آؤ، ہری اپ، سنجیدگی سے کہتا وہ وہاں رکا نہیں جبکہ وہ اس کے مہک کو ناک کے نتھروں میں کھینچتی بے ساختہ مسکرائی تھی۔ تیمور صاحب کی خشمگین نظروں پر وہ مسکراتا ہوا اندر آیا تھا۔ افسوس ہے مجھے اپنے سردار بیٹے پر۔ غزان، آخر کیا نظر آتا ہے تمہیں سامسی لڑکی میں؟ مجھے آج بتا دو ذرا، تم سننا چاہتا ہوں میں تم سے۔ وہ شدید جھنجھلائے ہوئے تھے کہ وہ بیٹے کو اس کے کمرے میں جاتا دیکھ چکے تھے اور حیران بھی بہت ہوئے تھے۔ گہری سانس لیتا وہ بڑی سی گلاس ونڈو کے پاس آیا لیکن بولا کچھ نہیں۔ سردار غزان، باپ تم سے مخاطب ہے، کیا باپ کی بات کا جواب دینا بھی تم پر فرض نہیں؟ وہ اس بار سخت لہجے میں بولے تھے۔ ڈیڈ، وہ ذمہ داری ہے میری۔ وہ بس اتنا ہی بولا تھا جبکہ خادم اب اس کے کپڑے کبٹ سے نکال کر واش روم میں رکھ کر آیا تھا اور وہ اس کے ساتھ ہی رہتا تھا۔ اس کے کھانے پینے اور کپڑوں تک کا خیال رکھنا اسے ہی ہوتا تھا۔
जिम्मेदारी है तो ठीक है, इसे किसी हॉस्टल में शिफ्ट कर दो, पढ़ाओ लिखाओ, इसे जितना मर्जी पैसे देने हैं दो, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। बस इसे इस घर से और अपने इस बेमानी रिश्ते से आज़ाद कर दो। वो भी बेटे के साथ आकर खड़े होते हुए बोले थे। दोनों बाप बेटे का कद अब बराबर था, बस थोड़ा सा फ़र्क था। गजान का कद 2-3 इंच बड़ा हो गया था बाप से। नकुश खुद बखुद हूबहू मौत जैसे थे। बेइंतहा बारीक पर तीखी नाक तो बाप पर ही थी, जो उसके हुस्न चार चांद लगाती थी। दोदिया रंगत, सुनहरी आंखें, सुनहरे बाल, वो वाकई ही हुक्मरानी के लिए पैदा हुआ था। लगता था वो सच कहते थे, हीर तो इसके बराबर कुछ भी नहीं थी, लेकिन वो शख्स खूबसूरती पर मिटने वाला नहीं था। वो इंसान में अच्छी सिफात का कायल था कि ये इसकी तरबियत इसकी माँ ने की थी, जो मिस्र की मशहूर यूनी में लेक्चरार थी, जो खुददार थी। डैड, एक बात कहूँ, मैं जब इस लड़की से मिला नहीं था, इसे जानता तक नहीं था, वो मेरे ख्वाब में आती थी, रोती हुई, मदद के लिए इल्तिजा करती हुई। इसकी रोई हुई आंखें आज भी मेरे ज़हन में नक्श हैं। मैं इस लड़की को किसी कीमत पर भी दुनिया के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। वो हमेशा मेरे साथ ही रहेगी डैड। इसका लहजा बड़ा ही मुतमिन और मजबूत था कि तैमूर साहब शौक से बेटे को देखने लगे थे। बाप की हैरतज़दा तासुरात पर वो मुस्कुराया था। मुझे तैयार होना है, शाम को मिलते हैं, क्या कहते हैं? आज लंच पर न चलें? अगर आप फारिग हैं तो। वॉशरूम की तरफ जाता वो बुत बने बाप से मुहादब था। उन्होंने गहरी सांस ली, खुद को पुरसुकून किया और बेटे को खश्मगीन नज़रों से देखकर इसके कमरे से चले गए। लेकिन वो जानता था कि अब दोपहर का लंच इसका बाप चाहे कुछ भी हो वो उसी के साथ ही करेंगे। वो हनू सोफे पर बैठी हुई थी जब वो किचन में कुछ बनाने में मसरूफ था। सफ़ेद टी शर्ट पहने वो बड़ी महारत से सब्जी काट रहा था। वो एक तो घोड़ी सी से नमाज ली थी, लेकिन जब वो जनाब कुकिंग में मसरूफी से बुरी तरह इग्नोर कर रहे थे। ठीक 15 मिनट के बाद वो इसके सामने वेजिटेबल नूडल्स रख रहा था। भाप उड़ाते नूडल्स की खुशबू इसके मुंह में पानी ले आई थी। खाकर बताएं कैसे बने हैं? मेरी आपी कहती है मैं सिर्फ एक ही चीज़ अच्छी बना सकता हूँ, सिर्फ नूडल्स। वो तो बहुत शौक से खाती थी। खैर, आप शुरू करें। बहन का जिक्र इसे हमेशा ही गिर से बेगाना कर देता था, और वो जो बोलता देख रही थी, इसके खामोश होने पर सर झटक कर रह गई। मुझे नहीं खाने ये सस्ते डिशेस, मुझे किसी बड़े होटल से लार्ज साइज पिज़्ज़ा मंगवा कर दो अभी, वरना मैं कुछ नहीं खाऊंगी। वो तीखे लहजे में बोली थी और नाक तो बात करते वक्त अपने सरदार भाई की तरह ही चढ़ाती थी। वो भुवेज गाय से देख रहा था। सॉरी, आपका शोहर अभी इतना अमीर नहीं हुआ, खाना है तो यही खा लें, क्योंकि मैं पिज़्ज़ा अफोर्ड नहीं कर सकता। हाँ, मुस्तकबिल में आपको ज़रूर खिला सकता हूँ जब मेरे पास अच्छी जॉब होगी। वो संजीदगी से बोलता बिना इसके चेहरे के तासुरात पर गौर किए महवियत से खाना शुरू कर चुका था। वो गुस्से से पाँव पटकती, मुंह में ऊंचा ऊंचा बुड़बुड़ाती बेडरूम में जा चुकी थी और धाड़ से दरवाज़ा भी बंद कर चुकी थी। वो तासुब से बंद दरवाजे को देखता रह गया। सर झटकता वो फिर से अपनी प्लेट पर झुक गया था। इसकी प्लेट उठाकर वो किचन की तरफ चला गया, जबकि वो तकिए पर सर रखने अब रोने में मशगूल थी। ठीक 1 घंटे पर इसके रूम का दरवाज़ा खुला था और इसके पास प्लेट रखकर वो जैसे आया था वैसे ही चला भी गया था। वो चूम कर बैठी, फिर हैरत से आंखों की पुतलियां सुकेड़े दरमियानी साइज के पिज़्ज़े को देखने लगी, फिर मगरूरियत से मुस्कुरा दी। वो छुरी उठाकर पिज़्ज़े का एक टुकड़ा काटकर मुंह में रख चुकी थी, लेकिन इतना बदमज़ा पिज़्ज़ा ये कौन सी रेस्टोरेंट में बनता था भला? वो बेपनाह हैरत से सोच रही थी। ब्राउन शेड्स के ग्लासेस लगाए वो सामने देख रहा था और वो उसके साथ बैठी थी खुशकिस्मत लड़की। हीर महरीना के साथ रहना है, दोस्त बनाओ, सोच समझ कर बनाना। और हाँ, यूनी से छुट्टी होते ही मुझे रिंग करना, मैं तुम्हारा एडमिशन जोटो कराटे स्कूल में करवाऊंगा। वहाँ अपने डिफेंस के लिए लड़ना सिखाया जाता है, आपको वो पूरा ट्रेन किया जाता है। वहाँ बहुत कुछ सीखना होगा जो आपको सीखना होगा। वो बोलता जा रहा था और हीर खौफशदा होती से देख रही थी। तुम सुन रही हो? वो इसकी खामोशी पर बोला था। जी। खौफशदा लहजा गाड़ी में गूंजा था, लेकिन इसने कोई तासुर नहीं लिया कि वो अब इस लड़की को मजबूत बनाकर ही सुख का सांस लेना चाहता था। गाड़ी यूनी के दरवाजे पर रुकी थी, आगे वाली गाड़ी भी रुकी थी और पीछे वाली 3 गाड़ियां भी रुकी थी। गार्ड्स इसकी गाड़ी के इर्द गिर्द बंदूकें संभाले खड़े थे। वो बहुत दिक्कत से गाड़ी से उतरी थी, वो भी उतरा था। हीर जाती लड़की को पुकारा गया। जी। सहमा सहमा लहजा सरदार को मुस्कुराने पर मजबूर कर गया था। ये कार्ड रखो, शाम को शॉपिंग करनी है, और हाँ, अकेले करनी है, लेकिन 2 गार्ड्स तुम्हारे साथ होंगे, डोंट वरी। वो क्रेडिट कार्ड इसकी तरफ बढ़ाता हुआ बोल रहा था। फिरोजी कमीज, वाइट चिकन वाला तंग ट्राउजर, वाइट ही चिकन की बड़ी सी चादर जिसके किनारों पर बारीक चिकन लेस लगी हुई थी, ब्राउन बैग लिए, वाइट ही नाजुक सी सैंडल। वो लड़की बहुत अच्छी लग रही थी।
शफाफ गंदगी रंगत, चेहरे पर काली लिटें झूल रही थी और आंखों में खौफ नुमाया था। अल्लाह हाफिज। वो जा चुका था, ये कहकर वो मरे मरे कदमों से अंदर की तरफ बढ़ गई। वो सारा दिन परेशान ही रही थी। फ्री पीरियड में वो आंखों में आंसू लिए बैठी थी। ऊंची सीढ़ियों पर बैठी वो सहमी सी हिरनी ही लगती थी। मुझे नहीं कहीं जाना, वो खुद सी मन मनाई। हाय, आई एम शहनाम सदीकी, नाम तो सुना होगा आपने। वो चौंक कर उठी थी, सामने ही इसका बॉस खड़ा था। वो आंखों में शरारत लिए हीर को देख रहा था, जो इसे बहुत अच्छे से पहचान गई थी। सरदार गजान को इस लड़की का कितना ख्याल था कि ये शहनाम जान गया था। इसने शॉर्ट नोटिस पर इसे यहाँ बुलाया था और अब इसका भी यहीं पर एडमिशन करवा दिया था, क्योंकि सिर्फ एक मासूम लड़की के लिए जो शायद खौफशुदा रहना नहीं छोड़ सकती थी। और फिर वो कहती थी कि उन्हें उसका क्यों ख्याल आएगा। पगली थी ना वो बुरी। आप यहाँ? वो बेपनाह हैरानगी से पूछ रही थी। बस मिस्र में दिल नहीं लगा आपके बगैर तो यहाँ चला आया। वो हल्की मुस्कान से कंधे झुकाता लापरवाही से बोला था। क्या मतलब? वो बैग कंधे पर डालती हुई फिर से परेशान हो उठी थी। मजाक था यार, मैंने सुनी में एडमिशन लिया है आज ही और मेरा कोई दोस्त भी नहीं है। तुम्हारा बना तो चला आया। तुम्हारे पास क्या कैंटीन में चलें, वहीं पर बातें भी करेंगे। दोनों हाथ पॉकेट में घुसाए वो शरारत से बोला था, जबकि हिरनी से भी साख्ता घूरा था। मेरा नाम हीर रज़ा है और आप शायद जानते हैं, सो मुझे मेरे नाम से पुकारें आप। नाराज लिए चेहरे लहजे पर शहनाम सदीकों को वो चौंका गई थी। वो इसे देखता मुस्कुराया, फिर समझकर सर हिलाया। बस यूं ही हिला था, क्योंकि हीर को दोस्त भी तो बनाना था ना। तो मिस हीर रज़ा, क्या मेरे साथ कैंटीन चलेंगी? अब इसके साथ चलता फिर से बोला था। नहीं, मुझे क्लास लेनी है। सरदार गजान साहब, हीर रज़ा मेरे साथ कैंटीन नहीं चल रही। आप प्लीज़ उन्हें डांटें या फिर हो सके तो एक थप्पड़ जड़ दें फ़ोन में से ही। हीर जो भी थोड़ी आगे ही चली थी, बेसाख्ता न सिर्फ रुकी बल्कि हैरत से इसकी तरफ पलटी भी थी। वो आंखों में शरारत ली से देखता सच में गजान से ही मुखातब था। सरदार आपसे बात करना चाहते हैं मिस हीर रज़ा। वो फ़ोन इसकी तरफ बढ़ाता हुआ बोला था। हीर आगे आई और हैरानी से फ़ोन लेकर कान से लगा लिया। हीर, कानों में गूंजता गंभीर मसरूफ़ लहजा कानों में बड़ा ही मीठा सा रस खोल गया था। जी अस्सलाम वालेकुम। वो अदब से बोलती सर झुका गई थी। हीर, शहनाब तुम्हारी यूनिट में पड़ेगा। तुम इसे कंपनी दो, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो या किसी से भी कोई शिकायत हो तो इसे कहना। इस पर भरोसा तुम कर सकती हो, ठीक है? वो नरम लहजे में इससे मुखातब था। इसकी झुकी नजरें अब शहनाम सदीकी पर पड़ी थी, जो मुस्कुरा रहा था और अब इसे फ़ोन छीनकर कान से लगाकर थोड़ा दूर जा खड़ा हुआ था। हीर पहले तो हैरत ज़्यादा हुई, इसका यूं अचानक ही फ़ोन छीनकर अपने कान से लगाना। फिर जब हैरत से निकली तो इससे गुस्से से घूरा। क्या कुछ दिन तक इस नचीज़ की दोस्त बना पसंद करेंगी मिस हीर रज़ा? वो इसके करीब आता सीने पर हाथ रखकर बड़ा ही मसनूई अदब से बोला था। मैं लड़कों से ना दोस्ती करती हूँ ना इनके साथ बात करती हूँ, लेकिन सरदार के कहने पर आपके साथ सिर्फ कैंटीन जा सकती हूँ। लेकिन मैं कोई बात नहीं करूँगी और ना ही आप मुझसे कोई फजूल गुफ्तगू करेंगे। कैंटीन वाले रास्ते की तरफ बढ़ गई। जबकि वो इस मासूम बला को हैरत से देखता इसके पीछे बड़ा था। क्या खाना पसंद करेंगी आप? वो अपने लिए जूस और सैंडविच ऑर्डर करके अब इसकी तरफ मतवज्जो हुआ था, जो सर झुकाए अपनी बुक को देख रही थी। इसके बुलाने पर इसे देखकर वो वेटर को देखने लगी थी। भाई, मिक्स चना चाट और साथ कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर करके वो इधर उधर देख रही थी। भूख तो इसे भी लगी थी। सुबह सिर्फ एक गिलास जूस पिया हुआ था और सरदार की स्कूल वाली बात पर परेशानी ने सारी एनर्जी ही हड़प कर ली थी। शहनाब सैंडविच खाते मुस्कुराते हुए इसे देख रहा था, जो बड़ी महवियत से चाट खा रही थी। इसे अच्छी लगी थी ये सादा सी लड़की। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।